समुद्र की गहराइयों में एक नई लहर उठती है। उस लहर के ऊपर टिका हुआ है एक नया युद्धपोत जिसका नाम है PNS खैबर। यह जहाज सिर्फ लोहे और मशीन का संयोग नहीं है, यह वर्षों की राजनीतिक चाह, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में चमकते हुए इस नौसैनिक रेखा चित्र का जन्म उसी बिजनेस और भू राजनीति का नतीजा है जिसे आज पाकिस्तान अपनी नौसेना की रीढ़ बनाने की इच्छा से देख रहा था। कई साल पहले जब यह समझौता हुआ था तब उद्देश्य सरल था, पाकिस्तान को आधुनिक कॉरवेट्स देना और साथ ही उसे बनाने की क्षमता सिखाना। यही PN मिलगेम परियोजना की आत्मा थी, जहाज बेचना ही नहीं बल्कि तकनीक का हस्तांतरण करना ताकि कराची में भी भविष्य में ऐसे जहाज खुद बनाए जा सकें। PNS खैबर इसी प्रवाह का तीसरा नमूना है। आधुनिक डिजाइन, कम रडार सिग्नेचर और बहुभूमिका क्षमता के साथ परीक्षण के दिनों में यह जहाज अपना मोल आंक रहा था। पहला बड़ा माइलस्टोन था लाइव फायर ट्रायल। 76 मिलीमीटर की मुख्य तोप ने जमीनी लक्ष्य पर सटीक गोला चलाकर बताया कि यह केवल दिखावे का जहाज नहीं है, यह हिट भी कर सकता है। साथ ही 25 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल सिस्टम ने सतह के लक्ष्यों को नियंत्रित करके अपनी निकट लड़ाकू क्षमता दिखाई। इन परीक्षणों की सफलता का अर्थ सिर्फ तकनीकी चेकलिस्ट का हिट होना नहीं था, यह संकेत था कि हथियार, सेंसर और युद्ध प्रबंधन प्रणाली एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। PNS खैबर का आकार मध्यम है पर शक्ति आधुनिक है। लगभग 2900 टन का विस्थापन, 99 मीटर की लंबाई और 14 मीटर की चौड़ाई इसे कॉर्वेट श्रेणी में रखती है, यानी तेज, लचीला और सापेक्षिक रूप से कम दिखाई देने वाला। इसकी रफ्तार 29 नॉट्स तक पहुंच सकती है और लंबी परिचालन सीमा इसे तट के पास के इलाकों से कहीं दूर तक मोती की तरह व्यवहार करने की क्षमता देती है। कोडेक प्रकार इंजन इसे आवश्यक तीव्रता और दूरगामी दौड़ दोनों प्रदान करते हैं। हथियारों की सूची बताती है कि यह जहाज सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। मुख्य तोप के अलावा इसमें निकट रक्षा के लिए रिमोट नियंत्रित 25 मिमी गन, सतह विरोधी मिसाइलों के लॉन्चर और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे यह हवाई और सतही खबरों का मुकाबला कर सकता है। खबरों में इस जहाज पर हर वह जैसी क्रूज मिसाइलों के समावेश की संभावना भी उठी है। ऐसी मिसाइलें जहाज को समुद्र और भूमि दोनों लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता दे सकती हैं और इसकी आक्रामक पहुंच को कई 100 किलोमीटर तक ले जा सकती हैं। सेंसिंग और नेटवर्किंग के मामले में भी यह जहाज अद्यतन है। उन्नत रडार, सोनार सिस्टम इसे हवाई सतह और जलराशि के नीचे लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। युद्ध प्रबंधन प्रणाली, कमांड एंड कंट्रोल के कारण जहाज पर मौजूद सभी हथियार और सेंसर एकीकृत होकर तत्पर और स्वचालित प्रक्रिया दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग डेक और हैंगर इसे सी प्लांटेड समर्थन और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम दुश्मन के मार्गदर्शन और लक्ष्य पहचान को भ्रमित करने में सहायक होते हैं। इन तकनीकी खूबियों का सामरिक महत्व क्या है? एक तरफ एकल PNS खैबर भारत जैसी बड़ी नौसेना के संतुलन को पटकने के लिए अपर्याप्त है। भारतीय नौसेना के पास विमान वाहक, बड़े विध्वंसक पनडुब्बियां और लंबी दूरी की मारक मिसाइलें पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ यह जहाज पाकिस्तान को उन कार्यों के लिए सक्षम बनाता है जिनके लिए बड़े जहाज अनावश्यक या महंगे हों। तट की निगरानी, तात्कालिक तट आधारित जवाब, हल्के तटीय दबाव अभियान और असीमित सामरिक हमले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सौदा तकनीक का हस्तांतरण भी कर रहा है। यदि कराची शिपयार्ड में निर्माण और प्रणालियों का एक समुचित इकोसिस्टम बनता है तो पाकिस्तान आने वाले वर्षों में खुद के लिए क्षमता विकसित कर सकता है। मिसाइल इंटीग्रेशन, रडार सिस्टम का लोकाइजेशन और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता, यही दीर्घकालिक असर है जो एक या दो जहाज से कहीं बढ़कर खतरा पैदा कर सकता है। रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान तुर्की सहयोग का संकेत भी महत्वपूर्ण है। तुर्की ने अपने रक्षा उद्योग में अभूतपूर्व प्रगति की है और अब वह अपनी उन्नत क्षमताओं को साझेदार देशों के साथ साझा कर रहा है। पाकिस्तान के लिए है तकनीकी और राजनीतिक दोनों तरह से लाभकारी है। तत्काल नई प्लेटफॉर्म मिल रही है और भविष्य के लिए निर्माण कौशल का आधार भी मजबूत हो रहा है। एशियाई समुद्री क्षेत्र में ऐसे गठजोड़ भारत के रणनीतिक निर्णयों पर दबाव का अनेक नया कारण बनते हैं। निगरानी और सहयोग पर ध्यान बढ़ाना, मित्र राष्ट्रों के साथ समुद्री अभ्यास को मजबूती देना और हथियार प्रणालियों तथा इंटेलिजेंस साझेदारी को सुदृढ़ करना अब और भी आवश्यक हो गया है। भारत के पास इस चुनौती का कई तरह से सामना करने का विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है वह अपनी तेज और लंबी रेंज वाली समुद्री शक्ति को और अधिक सक्रिय रखना, एयर पेट्रोलिंग, समुद्री डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना और तट से दूर मित्र राष्ट्रों के साथ साझा अभ्यासों को बढ़ाना। दूसरा विकल्प है मल्टी लेयर रक्षा, सतह, हवा
और अंतःजल रक्षा की परतों को और मजबूत बनाना, ताकि छोटे लेकिन आधुनिक कॉर्वेट्स के समूह आक्रमण या असमानित हमले का प्रभाव कम हो सके। तीसरा और सबसे दीर्घकालिक विकल्प है तकनीकी नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग। लोकल शिप बिल्डिंग, उन्नत रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियां विकसित करके क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना। वर्तमान में पीएनएस खैबर का सफल परीक्षण भारत के लिए तत्काल गेम चेंजर नहीं है, पर यह चेतावनी है कि छोटे, तेज और तकनीकी स्मार्ट जहाजों की संख्या बढ़ती है तो प्रभाव अवश्य पड़ेगा, खासकर यदि ये जहाज समूह में काम करें या विदेशी खुफिया सहायता, उपग्रह डेटा और ड्रोन नेटवर्क से जुड़े हों। ऐसी स्थिति में छोटे जहाज सामरिक तौर पर बड़े सिरदर्द बन सकते हैं। सप्लाई रूट्स को अस्थायी रूप से बाधित करना, तटीय क्षेत्र में दबाव बनाना और खुफिया संचार में छेड़छाड़ करना। पीएनएस खैबर केवल एक जहाज नहीं है, यह पाकिस्तान की नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है और तुर्की पाकिस्तान रक्षा साझेदारी का मूर्त रूप भी है। इसके सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि यह प्लेटफॉर्म अपने डिजाइन उद्देश्यों में सफल है। भारत के लिए आवश्यक कदम सतर्कता, क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी सुदृढ़ीकरण है, ताकि किसी भी नई तैनाती का स्थानीय स्तर पर संतुलन बना रहे। समय बताएगा कि यह परिवर्तन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के संग्रह में कितना बड़ा सामरिक प्रभाव छोड़ता है, पर आज के लिहाज से यह स्पष्ट है कि हिंद महासागर का परिदृश्य अब और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और तकनीकी केंद्रित होता जा रहा है। दोस्तों, पीएनएस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।